arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन। पुरातात्विक स्रोत। इस स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन और खुदाई में प्राप्त अवशेष आते हैं। पहला है अभिलेख। भारत के प्राचीन इतिहास की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में अभिलेख हमारी विशेष सहायता करते हैं। यह अभिलेख संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, तेलुगु आदि अनेक भारतीय भाषाओं में स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं की दीवारों, ताम्रपत्रों तथा मिट्टी के टुकड़ों पर खुदे हुए देश के विभिन्न भागों में मिले हैं। शिलाओं, स्तंभों, धातु पत्रों में तत्कालीन लिपि में अंकित लेख अभिलेख कहलाते हैं। 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक की है, जिससे उसके समय धर्म एवं शासन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। अशोक के काल के बाद के अभिलेख को दो भागों में बांटा जा सकता है, सरकारी अभिलेख और व्यक्तिगत अभिलेख। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के कवि हरिशेन ने प्रयाग अभिलेख लिखा। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का पूरा विवरण मिलता है। कलिंग राज खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामा का गिरनार अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख आदि में उस काल के शासकों की उपलब्धियां, राज्य विस्तार, विभिन्न नीतियों की जानकारी मिलती है। विदेशों में भी अभिलेख मिले हैं, जैसे एशिया माइनर में बोगचकोई स्थान में मिला अभिलेख। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व क्या है, अब ये जानते हैं। पहला, इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत। अभिलेख पत्थरों या धातुओं पर खुदे होते हैं, इसलिए इसमें विषय वस्तु को बदलने की कोई संभावना नहीं रहती। लिखित साहित्य नष्ट भी किया जा सकता है और उसमें हेर फेर की भी संभावना रहती है, लेकिन अभिलेख एक विश्वसनीय स्रोत है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने कहा है कि निसंदेह अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और शिलालेखों का स्थान प्रथम है, क्योंकि वे हर प्रकार से हमारे ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है। दूसरा, राजाओं के नाम तथा उनके राज्यकाल की प्रमुख घटनाएं। हमें अभिलेखों में कई राजाओं के नामों की जानकारी मिलती है। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, राजा भोज, खारवेल और पुलकेशियन द्वितीय आदि अनेक शासकों के शासनकाल की कई प्रसिद्ध घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। तीसरा, राज्य विस्तार। शिलालेख चट्टानों या विशाल स्तंभों पर खुदे हुए होते हैं, जिन्हें उठाकर नहीं ले जाया जा सकता। उनकी प्राप्ति स्थान अपने आप ही राजा के स्थानीय अधिकार क्षेत्र का संकेत करते हैं। इस विषय में अशोक के स्तंभ लेख विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुए हैं। ये लेख उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, काठियावाड़, मैसूर, उड़ीसा, बिहार और नेपाल की तराई में पाए गए हैं। चौथा, राज्य प्रबंध। अशोक के अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि उसने अपने राज्य को 5 भागों में विभक्त कर दिया था। केंद्रीय प्रांत पर राजा का प्रत्यक्ष नियंत्रण था और अन्य 4 प्रांत गवर्नर के नियंत्रण में रहते थे। पांचवा, महत्वपूर्ण तिथियां। वे अभिलेख जिनमें तिथियां दी हुई होती हैं, वे इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होते हैं। परंतु जिन अभिलेखों में तिथियां नहीं दी गई हैं, उनके लिखने के तरीके और लिपि से भी किसी विशेष काल का ज्ञान होता है। छठवां, कला। अभिलेख चट्टानों, स्तंभों और धातुओं पर खुदे होते हैं,
जिन्हें देखने पर उस काल की कला तथा कला के विकास के संबंध में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अशोक के शासन काल के 50-60 फुट ऊंचे स्तंभ तथा उन पर बनी हुए शेर, बैल, हाथी आदि पशुओं के चित्रांकन को देखकर दर्शक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इन स्तंभों पर किया गया पॉलिश आज तक अपनी चमक बनाए हुए हैं। 50 टन वजन के स्तंभों को कैसे तराश कर इतनी दूर ले जाया गया होगा, यह आश्चर्य का विषय है। मेहरौली का लौह स्तंभ वायु, वर्षा और प्रकृति के कठोर प्रहारों को सहन कर रहा है, पर उसमें आज तक जंग नहीं लगी है। 7वां महत्व है विदेशों से संबंध। अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि उसने किस प्रकार बर्मा, लंका, मिस्र, सीरिया, मकदूनिया, यूनान आदि देशों में अपने प्रचारक भेजे। विदेशों में पाए जाने वाले अभिलेखों जैसे एशिया माइनर से प्राप्त बोगजकोई अभिलेख में भारत के साथ उसके संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। मुद्राएं। प्राचीन भारत में आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, चलते थे। इनमें कोई लेख उत्कीर्ण नहीं होता था। उत्तर पश्चिमी भारत पर हिंद यूनानी राजाओं ने अधिकार करके जो सिक्के चलाए, उसमें लेख और शासक की आकृति होती थी। इन सिक्कों के लेख ने इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। मुद्रा शास्त्र में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्के उस समय की आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। अब जानते हैं सिक्कों के महत्व के बारे में। पहला, काल निर्धारण में सहायक। जिन सिक्कों की तिथियां अंकित हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में हमारी विशेष सहायता की है। सिक्कों को जारी करते समय शासक का नाम और तिथि के उत्कीर्ण होने से तिथि क्रम का ज्ञान और शासक के राज्यकाल के बारे में पता चलता है। दूसरा है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। कुछ अर्थशास्त्रों ने समय समय पर जारी किए गए सोने, चांदी, तांबे आदि के सिक्कों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करके भारत की आर्थिक अवस्था का अनुमान लगाने का भी प्रयत्न किया है। सोने की मात्रा की अधिकता अच्छी आर्थिक स्थिति की ओर संकेत करती है, जबकि चांदी व तांबे की मिलावट दुर्बल आर्थिक दशा की ओर संकेत करती है। मुद्राओं के महत्व में तीसरा है धार्मिक स्थिति पर प्रकाश। सिक्कों पर शिव, विष्णु, बुद्ध और अनेक देवी देवताओं के चित्र खुदे मिलते हैं। इन चित्रों से हमें अनेक भारतीय शासकों की धार्मिक भावनाओं का आभास मिलता है। सिक्कों से ही पता चलता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था, जबकि उसके वंश के वेंकटसिस और वासुदेव जैसे शासक शिव के पुजारी थे। चौथा है प्रमुख घटनाओं की जानकारी। गुप्तकालीन सिक्कों से राजा के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रमः शब्द अंकित है, जो प्रमाणित करते हैं कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। पांचवा, तात्कालीन कला की झलक। सिक्कों के माध्यम से जनता की कलात्मकता और साहित्य के प्रति रुचि का ज्ञान मिलता है। जैसे समुद्रगुप्त द्वारा वीणा बजाते हुए चित्र का अंकन, सिक्कों पर बने हुए राजाओं, देवी देवताओं आदि का शेर, चीता, कुल्हाड़ी, तीर कमान से उस काल की कला की तथा उसके विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रोफेसर डेविड के अनुसार सिक्कों पर लिखे हुए लेखों से भारत की लेखन कला के विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही सिक्कों से हमें धातु ढालने की कला का भी ज्ञान प्राप्त होता है। छठवां,
साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान। किसी एक स्थान पर बड़ी संख्या में एक ही शासक के सिक्के मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि सिक्कों की प्राप्ति स्थान उस शासक के राज्य का भाग था। 7वां है विदेशों से व्यापारिक संबंध। भारत देश के बहुत से सिक्के यदि दूसरे देशों में मिले या फिर दूसरे देशों के सिक्के हमारे देश में खुदाई से मिले तो हम बहुत आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इन देशों के हमारे देश के साथ प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध स्थापित थे। उदाहरण के तौर पर दक्षिण में खुदाई में मिले हुए रोमन सिक्के इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारे देश का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ उन्नतिशील अवस्था में था, क्योंकि रोमन लेखक प्लिनी ने लिखा था कि हर वर्ष वस्तुओं के आयात से रोमन साम्राज्य का बहुत सा धन भारत में बहता जा रहा है। सिक्कों के वर्णन के बाद अब पढ़ते हैं स्मारक एवं भवनों से प्राप्त जानकारी के विषय में। स्तूपों, विहारों और मंदिर निर्माण से उस समय के धार्मिक विश्वासों और भारतीय संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली कहलाती है। वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की विशेषताएं मंदिरों में दृष्टिगोचर होती है। मूर्तियां जन सामान्य की धार्मिक आकांक्षाओं और आस्थाओं की जानकारी उस काल की मूर्तियों से भी मिलती है। गुप्तकालीन मूर्तियों में आध्यात्मिकता और गहनता मिलती है। कुषाण काल में विदेशी प्रभाव मिलता है। अमरावती, बोध गया और सांची की मूर्तिकला अतुलनीय है। पुरातात्विक स्रोतों में चित्रकला का भी अपना स्थान है। अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाओं में चट्टानों को काट काट कर उनकी दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है वह अद्वितीय है और तत्कालीन समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। अजंता की गुफा में एक चित्र मृत्युशैया पर पड़ी हुई राजकुमारी का है, जिसमें आसपास खड़े हुए संबंधी विवशता और आंखों में आंसू लिए टकटकी लगाकर देख रहे हैं। अत्यंत प्रभावकारी है ये चित्र। अवशेष महत्वपूर्ण स्थलों पर उत्खनन से अवशेष मिलते हैं। उससे उस काल की जानकारी मिलती है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में जो विकसित नगर योजनाओं की जानकारी हमें मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी के बर्तन, विभिन्न औजार और भवनों के खंडहर उस काल को अभिव्यक्त करते हैं। arbareadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।